दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। नहीं, रात 10 बजे बहुत देर हो गई है। उन्हें तब तक जो भी करना है उसे पूरा कर लेना चाहिए। 9 बजे, ये भी बहुत देर हो गई है। रात 8 बजे, ठीक है, मैं रात 8 बजे तक हूं। नताशा ने ध्रुव को 20 मिनट बाद कैंपस से बाहर एक शांत विला के बगीचे में पहुंचाया। कार धीरे धीरे धीमी हो गई। इसका मतलब था कि वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे। ध्रुव, घबराओ मत, मेरे पेरेंट्स वास्तव में बहुत अच्छे हैं, नताशा ने ध्रुव से कहा। ड्राइविंग? ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। यह लड़की जाहिर तौर पर नर्वस थी, लेकिन बदले में उसने ऐसा दिखावा किया कि वह नर्वस नहीं है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं, मैं घबराया हुआ नहीं हूं। उसे क्यों घबराना चाहिए? क्या यह सिर्फ डिनर नहीं था? वह अपनी सास से मिलने नहीं जा रहा था। हम? सास? ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और नताशा का सुंदर लाल चेहरा देखा। यहां तक कि स्टीयरिंग व्हील पकड़े उसका हाथ भी कांप रहा था। क्या इस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं? जिस तरह से वह बिहेव कर रही है, उसे देखते हुए यह बहुत पॉसिबल है। नताशा, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? ध्रुव ने पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? नताशा ने घबरा कर कहा। तुमने सच में ऐसा कहा? क्या मैंने नहीं कहा था कि थोड़ा वेट करो? ध्रुव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मेरी मां ने मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड खोजने पर जोर दिया था, इसलिए मैं केवल इतना कह सकती हूं कि मेरे पास पहले से ही एक है। नताशा फुसफुसाई। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। ध्रुव, तुम पागल तो नहीं हो? नताशा ने सावधानी से पूछा। नहीं, मैं बस यह सोच रहा हूं कि क्या खाली हाथ जाना गलत होगा, क्योंकि यह पहली बार है जब मैं अपनी सास से मिल रहा हूं। नताशा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ताकि मैं तैयार रह पाता। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आपको बस आना है, नताशा ने जल्दी से कहा। सांस? ध्रुव ने आह भरी। यह लड़की इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसे दुनिया के तौर तरीके पता ही नहीं थे। क्या आपको लगता है कि आपके घर की चीजें वही हैं जो मैं लाऊंगा? हालांकि चूंकि वे पहले से ही यहां थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ना ठीक समझा। जल्द ही नताशा ने कार को एक विला के बगल में स्थित गैराज में ले गई। कार से उतरने के बाद वे दोनों साथ साथ विला की ओर चले। विला के अंदर हंसराज और मिंडी को पहले ही बता दिया गया था कि ध्रुव आज आ रहा है। इस प्रकार वे दोनों घर पर थे और उन्होंने पहले से ही अपने घर की मेड से स्वादिष्ट भोजन की एक पूरी मेज तैयार करने के लिए कहा था। हालांकि मिंडी को हंसराज ने मना लिया था और वह ध्रुव को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब उसने सोचा कि जिस टैलेंटेड बेटी को उसने इतने खून, पसीने और आंसुओं से पाला था, उसे एक गरीब रूरल लड़के ने छीन लिया है, तो उसे बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ। हालांकि ध्रुव ने उसकी बेटी को बचा लिया, इसलिए उसे कम से कम जहां जरूरी हो कुछ शिष्टाचार तो दिखाना चाहिए। मां, पिताजी, मैं वापस आ गई हूं, नताशा ने दरवाजे से अंदर आते ही आवाज लगाई। हंसराज और मिंडी ने सिर घुमाकर देखा तो उन्होंने अपनी बेटी को एक युवक के साथ बाहर से आते देखा। जब उन्होंने ध्रुव को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। यह लड़का बुरा नहीं था, वह एनर्जेटिक दिख रहा था और देखने में भी काफी अच्छा था। वह किसी भी तरह से रूरल क्षेत्र का व्यक्ति नहीं लग रहा था। मिंडी ने उन सभी अमीर लोगों के बच्चों या पोते पोतियों को याद किया जिन्हें वह जानती थी और पाया कि यदि वह उनकी फैमिली बैकग्राउंड को इग्नोर कर दे तो उनमें से कोई भी ध्रुव की तुलना नहीं कर सकता। क्या वह सचमुच किसी छोटे से टाउन से आया था? ध्रुव भी अंदर आया और अभिवादन करते हुए बोला, नमस्ते श्रीमान और श्रीमती यंग। नमस्ते, आप ध्रुव होंगे? हंसराज ने पूछा। आई वाज यंग, मैं ध्रुव हूं। मैं आज जल्दी में यहां आया हूं। मैं सीधे कैंपस से आया हूं, इसलिए मेरे पास गिफ्ट खरीदने का टाइम नहीं था। कृपया इसके लिए मुझे दोष न दें, मैं अगली बार इसकी भरपाई करूंगा। आपको इसकी जरूरत नहीं है, घर पर हर चीज की कमी नहीं है। इसके अलावा आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्यों इतना पैसा खर्च करो? चलो खाना खाते हैं, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, मिंडी ने कहा।
वे चारों भोजन करने के लिए डाइनिंग रूम में चले गए। नताशा घबराई हुई लग रही थी। हालांकि दूसरी तरफ ध्रुव ठीक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को देखा था और शायद अब ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे परेशान कर सके। ध्रुव, क्या तुम पी सकते हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं पीते? हंसराज ने पूछा। ध्रुव ने जवाब दिया, एक ड्रिंक ठीक रहेगी। नताशा, जाओ मेरी शराब की बोतल ले आओ, हंसराज ने नताशा से कहा। ठीक है। नताशा शराब लेने गई, उसे खोला और हंसराज और ध्रुव को एक एक ग्लास शराब दी। ध्रुव, आओ, मैं तुम्हारे लिए एक टोस्ट प्रपोज करना चाहता हूं। मैं तुम्हें उस समय नताशा को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूं। अदरवाइज मेरी वाइफ और मैं नहीं जानते कि हमें अपना बाकी लाइफ कैसे जीना है, हंसराज ने अपना ग्लास उठाते हुए ध्रुव से कहा। मिया यंग, आप मेरे प्रति बहुत विनम्र हैं। मुझे यही करना चाहिए था। अगर मैं नहीं होता तो नताशा को भी दूसरे लोग बचा लेते। दोनों आराम से ड्रिंक करते हुए बातें करने लगे। 3 बार शराब पीने के बाद मिंडी को लगा कि अब टाइम आ गया है, तो उसने कुछ कहा। ध्रुव, मैंने सुना है कि तुम एसआरयू में पढ़ रहे हो, मिंडी ने पूछा। हाँ श्रीमती यंग, ध्रुव ने उत्तर दिया। आपका कोर्स क्या है? इकोनॉमिक मैनेजमेंट। वह ठीक है। आपका फाल्कोनियन कैसा है? B+3 गोवो। मिंडी ने फाल्कोनियन में कुछ कहा, ध्रुव के जवाब का इंतजार करते हुए। चूंकि वह मेकअप इंडस्ट्री में थी, इसलिए उसे फाल्कोनियन में बहुत काम करना पड़ता था, इसलिए फाल्कोनियन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि ध्रुव फाल्कोनियन को नहीं जानता था तो वह बिना किसी चिंता के अपनी कंपनी उसे कैसे सौंपती, इसलिए वह ध्रुव का टेस्ट कर रही थी। यद्यपि ध्रुव फाल्कोनियन भाषा जानता था, फिर भी वह फ्लुएंटली कॉन्वर्सेशन करने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब वह गेंद नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने जल्दी से फाल्कोनियन को अपने स्किल कॉलम में जोड़ लिया। शुक्र है, यह एक नॉर्मल स्किल था, इसलिए वह अपने शानदार पॉइंट्स का यूज करके फाल्कोनियन में एक्सपर्ट बन सकते थे। फाल्कोनियन में एक्सपर्ट बनने के लिए 10 पॉइंट्स खर्च करने के बाद ध्रुव के माइंड ने इस भाषा के बारे में बहुत नॉलेज प्राप्त करना शुरू कर दिया। वह यह भी समझ सकता था कि मिंडी ने अभी क्या कहा, तो उसने जवाब दिया। मिंडी। दोनों ने कुछ देर तक कॉन्वर्सेशन की। मिंडी सैटिस्फाइड थी। ध्रुव का फाल्कोनियन बुरा नहीं था और कम से कम यह उसके फाल्कोनियन से भी खराब नहीं था। यह उसके लिए काफी था। जब उन्होंने उसकी कंपनी का काम संभाला तो उन्हें कैपिटल सिटी के कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्रुव, क्या तुमने कभी ग्रेजुएट होने के बाद कैपिटल सिटी में काम करने के बारे में सोचा है? मिंडी ने पूछा। ध्रुव ने जवाब दिया, एक इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस होने के नाते कैपिटल सिटी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए ऑब्वियसली मैंने इसके बारे में सोचा है। उसे और अधिक शानदार पॉइंट्स पाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे, इसलिए वह नेचुरली एक इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस को नहीं छोड़ता। वे सभी इस डिनर से बहुत खुश थे। यह हंसराज और उनकी वाइफ के लिए खास तौर पर सच था। हंसराज को शुरू में ध्रुव से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि ध्रुव इतना बढ़िया है तो वह नेचुरली बहुत खुश हुआ और उसने कुछ और ग्लासेस पी लिए। दूसरी ओर ध्रुव के बारे में मिंडी की इनिशियल राय गायब हो गई जैसे ही वह ध्रुव को जानने लगी। अपनी बैकग्राउंड के अलावा ध्रुव का लुक, बिहेवियर, बोलचाल, एटीट्यूड और नॉलेज उन रिच फैमिलीज के बच्चों या पोते पोतियों से कहीं बेटर था जिन्हें वह जानती थी। यदि ध्रुव को प्रॉपरली ट्रेन्ड और ग्रूम्ड किया जाए तो वह डेफिनेटली अपने पैरों पर खड़ा होकर एक एक्सीलेंट टैलेंट बन सकता है। खाने के बाद वे लिविंग रूम में बैठे और बातें करने लगे। ध्रुव, आपके फैमिली में और कौन कौन है? मिंडी ने पूछा। अब उसे ध्रुव और उसकी बेटी नताशा के बीच के रिलेशनशिप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, इसलिए वह ध्रुव की फैमिली सिचुएशन के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। यह सबसे अच्छा होगा यदि ध्रुव का कोई बड़ा भाई या छोटा भाई होता, ताकि उसका फैमिली उसे कैपिटल सिटी में आकर उनका दामाद बनने से न रोके। हालांकि यदि ध्रुव सिंगल चाइल्ड होता तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता था। श्रीमती यंग, जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता का अनएक्सपेक्टेड निधन हो गया। मैं अपनी आंटी सैली और आंटी डायना के साथ रह रहा हूं। मेरे लिए वही मेरा फैमिली है, ध्रुव ने जवाब दिया। उसके पेरेंट्स का निधन हो गया था?
मिंडी और हंसराज ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। ध्रुव के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उसे यंग फैमिली का दामाद बनने से कोई रोक नहीं सकता था। साथ ही इससे फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती। ये डेफिनेटली उनके लिए अच्छी खबर थी। मिंडी ने कहा, आपको परेशान करने वाली बात उठाने के लिए मुझे सॉरी कहना चाहिए। कोई बात नहीं मिसेस यंग, मैं उस समय छोटा था और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इतने सालों के बाद मुझे इसकी आदत हो गई है और मेरी दोनों मौसियाओं भी मेरे साथ बहुत अच्छी थीं। ध्रुव ने कैजुअली कहा। अब उसके पेरेंट्स की यादें काफी धुंधली हो चुकी थीं। अब अगर वह उनका जिक्र भी करता तो उसे ज्यादा कुछ खास महसूस नहीं होता। आखिर उस समय वह बहुत छोटा था और उनके जाने को एक डेकेड से ज्यादा हो चुका था। ध्रुव, चूंकि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो हमें तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। हमें तुम्हारे और नताशा के साथ डेटिंग करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है। तुम्हारी शादी के बाद हम चाहते हैं कि तुम कैपिटल सिटी में हमारे साथ रहो। मिंडी ने कहा। क्या? ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। हम अचानक शादी की बात पर क्यों आ गए? सच कहूं तो उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वह अभी तक कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम और नताशा हाई स्कूल से ही साथ हो। उसने शू सिटी में अकेले रहने पर जोर दिया और जब उसके पापा को हाई स्कूल के आखिरी साल में दूसरी जगह जॉब के लिए ट्रांसफर किया गया तो वह हमारे साथ नहीं आई। तुमने वो सब कुछ किया है जो किया जाना चाहिए, है ना? क्या तुमने शादी के बारे में नहीं सोचा? मिंडी ने थोड़ा नाराज होकर पूछा। मां, आप किस बारे में बात कर रही हैं? नताशा ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। नताशा, अभी बोलने की तुम्हारी बारी नहीं है, मिंडी ने नताशा को घूरते हुए कहा। ध्रुव ने अंदाजा लगाया कि मिंडी ने कुछ गलत समझ लिया होगा। उन्होंने और नताशा ने अभी तक ऑफिशियली डेटिंग शुरू नहीं की थी। तुमने वो सब कुछ किया है जो किया जाना चाहिए था से उनका क्या मतलब था? वह क्लियरली कह रही थीं कि वह नताशा के साथ रहता था लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लेकिन उसने जब नताशा की ओर देखा तो पाया कि वह लड़की भी लाल चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उसकी आंखों में भी प्लीडिंग एक्सप्रेशन था। ठीक है, तब तो वह बुरा आदमी होगा। लेकिन हाई स्कूल के फाइनल ईयर में शू सिटी में अकेले स्कूल जाने वाली नताशा के बारे में क्या वह भी अपने पापा के साथ नहीं गई थी जब उनका ट्रांसफर हुआ था? क्या उसने ऐसा उसके लिए किया? उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। यह तो पता ही होगा कि हाई स्कूल के फाइनल ईयर में काव्या के साथ डेटिंग शुरू करने के बाद उसने धीरे धीरे नताशा से दूरी बना ली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काव्या बहुत जेलस थी और उसे नताशा के बहुत करीब आने नहीं देती थी, इसलिए वह नताशा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ऐसा लगता है कि वह उस समय ब्लाइंड था। वह काव्या के प्यार में कैसे पड़ सकता था और नताशा को इग्नोर कैसे कर सकता था? वह पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं था। उस समय अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत लो मानने के लिए वह सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकता था। एक्चुअली हमने इस पर सोचा है, लेकिन हमने अभी तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी, ध्रुव ने जवाब दिया। जल्दी? तुम अपने तीसरे साल में हो और 1 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे। ग्रेजुएट होने के बाद तुम ऑलरेडी शादी कर सकते हो। जब टाइम आएगा तो तुम दोनों मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें 2 साल तक कोचिंग दूंगी, फिर धीरे धीरे कंपनी तुम्हारे हवाले कर दूंगी ताकि मैं रिटायर हो जाऊं। फिर तुम मेरे लिए एक बच्चा पैदा कर सकते हो ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं और अपनी बची हुई लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकूं, मिंडी ने कहा। मां, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने तुमसे कहा था कि चुप रहो। क्या मैंने वही नहीं कहा जो तुम सोच रहे हो? ध्रुव ने नताशा की मां की ताकत देखी थी। वह एक टिपिकल दबंग बिजनेस वुमन थी। उसने हंसराज की तरफ देखा, जो पहले से ही इस सब का आदी लग रहा था। फिर उसने नताशा की तरफ देखा। मां और बेटी का पर्सनैलिटी एकदम अलग था। शुक्र है नताशा अपनी मां जैसा बिहेव नहीं करती थी। अब मिंडी और हंसराज के पास अपनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की कंपनी का मैनेजमेंट करने का भी टाइम नहीं था, तो फिर वह दूसरी कंपनीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ध्रुव के जवाब देने से पहले मिंडी ने फिर कहा, ध्रुव, सच कहूं तो हम शुरू में तुम्हारे और नताशा के साथ डेटिंग करने के खिलाफ थे।
हमारा परिवार अमीर नहीं है, लेकिन नताशा के पिता और मैंने मेहनत करके कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। इसके अलावा हमने नताशा के जरिए तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा जाना, लेकिन हमें लगा कि तुम नताशा के लायक नहीं हो। ध्रुव इस बात से अग्री करता था। अतीत में लो सेल्फ एस्टीम की वजह से उसने खुद महसूस किया था कि वह नताशा के योग्य नहीं है, इसलिए उसने नताशा की काइंडनेस को इग्नोर किया और काव्या को चुना, जिसकी सिचुएशन उसकी जैसी थी। अंत में उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काव्या भी उसे नीची नजर से देखेगी। इसके विपरीत नताशा की फीलिंग्स आज तक उसके लिए नहीं बदली थीं। मिंडी ने आगे कहा, हमने नताशा को एलीट फैमिलीज के सबसे अच्छे लड़कों से मिलवाया, लेकिन नताशा को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नजर सिर्फ आप पर थी। हमारी सिर्फ एक बेटी है, इसलिए हम उसे ऐसे किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसे वह पसंद न करे और फिर हमसे नफरत करे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप नताशा का फ्यूचर में अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं करूंगा मिसेस यंग, ध्रुव ने सीरियसनेस से मिंडी से कहा। इसके बाद उन्होंने काफी बातें की। हालांकि मिंडी सबसे ज्यादा बोल रही थी, जबकि बाकी 3 लोग सिर्फ सुन रहे थे। कभी कभी ध्रुव कुछ बोल पाता था, लेकिन हंसराज और नताशा तो एकदम चुप थे। जब समय हो गया तो ध्रुव जाने वाला था। श्रीमान और श्रीमती यंग, आज आपको परेशान करने के लिए सॉरी। आपके हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स। अगली बार जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। अलविदा, ध्रुव ने खड़े होकर कहा। आपका स्वागत है ध्रुव, हम जल्दी ही एक फैमिली बन जाएंगे। नताशा, ध्रुव को बाहर ले जाओ, हंसराज ने कहा। ठीक है पिताजी। नताशा ने यह कहते हुए ध्रुव के साथ चलना शुरू किया। नताशा और ध्रुव के चले जाने के बाद हंसराज ने मिंडी से पूछा, तुम क्या सोचती हो? बुरा नहीं है, अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी बेटर होती तो वह परफेक्ट होता, मिंडी ने कहा। तुम बहुत दबंग हो और तुम्हें हर चीज कंपेयर करना पसंद है, इसलिए तुम हमेशा एग्जॉस्टेड रहती हो। तुम्हारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स अपना लाइफ कैसे जीते हैं ये उनका मैटर है। हमें बस अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए, उनसे कंपैरिजन क्यों करना? तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। लोग किस लिए जीते हैं? क्या यह उनके फेस के लिए नहीं है? मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग हमारी पीठ पीछे बातें करें। इसके अलावा क्या मैंने उनके साथ रहने से अग्री नहीं किया? ध्रुव बहुत अच्छा है, अगर तुम उसे प्रॉपरली ट्रेन करो तो वह बड़ी चीजें कर सकता है। मेरी फोरसाइट पर ट्रस्ट करो, समय आने पर वह तुमसे भी आगे निकल सकता है। जब वह सक्सेस करेगा तो तुम्हें प्राउड फील होगा, क्योंकि उसे ट्रेन तुमने ही किया है ना? ठीक है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। चूंकि मैंने उनके साथ रहने से अग्री किया है तो मेरे मन में कोई और विचार नहीं आएगा। नताशा ने कार ड्राइव की, जबकि ध्रुव पैसेंजर सीट पर बैठा था। ध्रुव, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि मेरी मां ऐसी बातें कहेंगी, नताशा ने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा। नताशा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सच में मैं तुम्हारे इंटेंशंस जानता था। जब हम हाई स्कूल में थे तब भी मुझे यह पता था, लेकिन उस समय मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो था और मेरे अपब्रिंगिंग के एनवायरनमेंट की वजह से मैं बहुत कावर्ड था। इसलिए मैंने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और न ही इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत की। मुझे इसकी परवाह नहीं है, नताशा ने सीरियसनेस से कहा। मुझे पता है कि तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं। हालांकि चिंता मत करो, मैं अब वैसा पर्सन नहीं हूं जैसा पहले था। मैं फ्यूचर में इसका बहादुरी से सामना करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। नताशा ने ध्रुव को ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी ले जाकर ड्रॉप कर दिया। ध्रुव ने नताशा से कहा, सड़क पर ध्यान रखना। ठीक है, समझ गई, अलविदा। नताशा ने कार भगा दी। इसी समय हैनली को एजरा का फोन आया। एजरा ने उसे बताया कि नताशा ने ध्रुव को ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ा और अब वह चली गई है। उन दोनों को कुछ भी करने का चांस नहीं मिलना चाहिए। हैनली ने राहत की सांस ली। अगर ध्रुव नताशा के घर से बाहर नहीं निकलता तो वह सचमुच अंदर घुसने का कोई बहाना ढूंढ लेता। ऐसा लग रहा था कि नताशा ध्रुव को अपने पेरेंट्स से मिलने ले गई थी। मगर इससे क्या? नताशा, जब तुम्हारी मां की कंपनी और तुम्हारे पिता का फ्यूचर मेरे हाथों में होगा तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या वे तुम्हें ध्रुव के साथ रहने देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तब तुम क्या चुनोगी। ध्रुव अपनी कार में बैठकर चला गया।
रास्ते में उसे एक कॉल आई। ध्रुव, अपना ईयरपीस लगा लो। फोन से लेमन की गंभीर आवाज सुनाई दी। ठीक है ठीक है। ध्रुव ने जल्दी से एक ईयरपीस लगा लिया। यह स्पेशल टास्क फोर्स का एक स्पेशल वायरलेस एन्क्रिप्टेड ईयरपीस था। जनरली वे इसे तब लगाते थे जब वे किसी मिशन पर होते थे। जैसे ही उसने अपना ईयरपीस लगाया, लेमन की आवाज फिर सुनाई दी। ध्रुव, अभी हमारे पास एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जाओ। मैंने तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन भेज दिया है। टारगेट एक 40 साल का आदमी है और वह मार्शल आर्ट्स फील्ड में ड्रैगन रैंकर बनने के हाफवे पर है। उसके पास करंटली एक बंधक है। टीम बी की 2 यूनिट्स पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन्हें सीरियस नुकसान हुआ है। तुम्हें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। अगर तुम टारगेट को जिंदा पकड़ सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन अगर नहीं तो उसे मौके पर ही खत्म कर देना। लेकिन यह इंश्योर करना कि बंधक सेफ है। रॉजर। ध्रुव ने एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से टारगेट लोकेशन की ओर बढ़ गई। यह उसका पहला मिशन था और उसे इसे अच्छे से कंप्लीट करना था। कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी, क्योंकि वह कैप्टन लेमन को अपनी सेफ्टी पर 3 बार जोर देने के लिए मजबूर कर पा रहा था। कैपिटल सिटी के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी फ्लोर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की कॉलम से बंधी हुई थी और उसके सामने स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बी के 7 से 8 मेंबर्स घायल अवस्था में पड़े थे। इस बार ध्रुव का टारगेट मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उसका नाम अलन बॉयल था, जिसे लोग वन आइड बॉयल कहते थे। वह एक भगोड़ा था जिसने कई क्राइम्स किए थे। 10 साल पहले उसने समरलैंड में एक बड़ा अपराध किया था। अपनी एक आंख गंवाने के बाद ही वह बचकर भागा था। कहा जाता था कि वह विदेश भाग गया था, लेकिन अब वह अनएक्सपेक्टेड यहां पहुंच गया था। टीम बी के मेंबर्स जो फ्लोर पर पड़े थे मरे नहीं थे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल थे और खड़े नहीं हो सकते थे। वे सिर्फ अपना सिर उठाकर वन आइड बॉयल को घूर सकते थे। जब बॉयल ने सिगरेट खत्म की तो वह बोला, मुझे पता है कि आप में से कुछ अब भी छिपे हुए हैं। अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं आपको एक लाइव शो दिखाऊंगा। बॉयल खड़ा हुआ और बंधी हुई लड़की के कॉलर को पकड़ा। फिर उसने उसकी शर्ट को पकड़कर नीचे खींचा। एक जोरदार आवाज के साथ उसके कपड़े फट गए। हालांकि बंधी हुई लड़की काम लग रही थी। उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, शायद इसलिए कि उसे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। रुक जाओ कमीने, टीम बी के एक मेंबर ने फ्लोर से चिल्लाकर कहा। ओह, क्या तुमने बात की? वन आइड बॉयल ने अपना दायां पैर हल्के से उठाया और एक लात मारी। एक थम साइज्ड पत्थर उस आदमी की तरफ तेजी से उछला जिसने अभी अभी बात की थी। उसके माथे पर सीधा वार किया और उसके सिर में खून से लथपथ छेद कर दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी की और सीधे अपने सामने देखा। फिर उसका उठा हुआ सिर धीरे धीरे नीचे गिर गया और कुछ बार हिलने के बाद उसकी सांस रुक गई। यही उन लोगों के साथ होता है जो बकवास करते हैं, वन आइड बॉयल ने धीरे से कहा। फर्श पर बैठे बाकी लोगों की अब और बोलने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वे मौत से डरते थे, उन्हें बस लगा कि यह बेमतलब है। अगर उन्हें दुश्मन के साथ मरने का मौका मिल सकता तो वे ऐसा करने में संकोच नहीं करते। वन आइड बॉयल ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसे बंधी हुई लड़की के शरीर पर रख दिया। जमीन पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। टकराना! उन्होंने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी। सभी ने अपनी आंखें खोलीं और वन आइड बॉयल कहीं नजर नहीं आया। फिर उन्होंने पीड़ा भरी चीख की दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि वन आइड बॉयल ने टीम बी के एक अन्य मेंबर का पैर पकड़ लिया है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे घसीट रहा है। फिर उसने उसे बाकी लोगों के साथ ढेर में फेंक दिया। फर्श पर पड़े लोगों के या तो हाथ या पैर टूट गए थे, क्योंकि वन आइड बॉयल ने उन्हें अपंग बना दिया था। वे अब और हिल नहीं सकते थे। टीम बी के कुछ मेंबर अंधेरे में छिपे हुए थे, सभी ठंडे पसीने से भीगे हुए। वह आदमी बहुत पावरफुल था। यह पहले से ही टीम बी की कैपेसिटी से परे था। अगर वे सब एक साथ उस पर अटैक भी करें तो भी वे केवल मरने के लिए ही रहेंगे। हालांकि वे वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि बंधक की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट थी। वन आइड बॉयल लड़की के पास वापस गया और उसे देखते हुए बोला, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारा अपहरण क्यों किया? बंधी हुई लड़की ने वन आइड बॉयल को देखा,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या तुमने मेरी आंख देखी? ये तुम्हारे पिता ने किया था। मैं इन सभी सालों से लगातार बदला लेने के बारे में सोचता रहा हूं, इसलिए तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिता क्लेमेंट स्टेफनी को ब्लेम करना चाहिए। मैं उन्हें उस दर्द से 100 गुना ज्यादा वापस कर दूंगा जो उन्होंने मुझे उस वक्त दिया था। तुम दयनीय हो, लड़की ने अपना पहला वाक्य कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पिता मुझसे भी ज्यादा दयनीय होंगे। युवा लड़की ने फिर कुछ नहीं कहा। टकराना, एक और गोली। हालांकि वन आइड बॉयल ने गोली से बचने के लिए अपना सिर घुमाया, जैसे कि उसने गोली आते हुए देखी हो, और वह तेजी से उस दिशा की ओर भागा जिधर से गोली चली थी। कुछ ही पलों में एक चीख सुनाई दी और वन आइड बॉयल टीम बी के एक अन्य मेंबर के साथ वापस आया और उसे जमीन पर फेंक दिया। यह 10वां हमला था, जबकि बाकी अभी भी सुरक्षित रूप से छिपे हुए थे। क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप किसी और के आने का वेट कर सकें जो आपको बचा सके? मुझे खेद है, जहां तक मुझे पता है स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ए का कोई भी मेंबर अभी कैपिटल सिटी में नहीं है, और मैं टीम बी के सभी मेंबर्स को मार डालूंगा जो वहां आएंगे, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। बिल्कुल नहीं। अंधेरे में छिपे टीम बी के कई मेंबर्स के दिल कांप उठे। उन्हें अभी अभी खबर मिली थी कि टीम ए के कुछ मेंबर्स पहले ही आ चुके हैं और उन्हें रुकने के लिए कहा गया है। चूंकि अब वे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि बोलने से उनका स्थान पता चल जाता, इसलिए उनके पास इसकी कंफर्मेशन का कोई तरीका नहीं था। इस मामले में अब और बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन उन्हें एक एक करके ढूंढ लेगा। स्पेशल टास्क फोर्स के मेरे भाइयों, जल्दी करो और चले जाओ। अपनी जान कुर्बान मत करो, तुम उसके विरोधी नहीं हो। मैं तुमसे विनती करती हूं, अभी चले जाओ। बंधी हुई महिला चिल्लाई। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कब तक खींच सकते हो, अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलने के बाद उसने अपना एक दुष्ट हाथ बंधी हुई महिला की ओर बढ़ाया। टकराना, एक और गोली। वन आइड बॉयल ने सफलतापूर्वक इसे फिर से चकमा दिया और सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां से गोली चलाई गई थी। जाना, एक आवाज सुनी जा सकती थी। टीम बी के बाकी मेंबर्स जो छिपे हुए थे अचानक प्रकट हुए। उनमें से एक बंधी हुई महिला जूलिया स्टेफनी की ओर भागा, जबकि बाकी वन आइड बॉयल की ओर दौड़े। टकराना, टकराना, टकराना। दर्द भरी चीखों के साथ कुछ आवाजें भी सुनी जा सकती थीं। जैसे ही टीम बी का सदस्य जूलिया के पास पहुंचा, उसे लगा कि बंधक को खोलने से पहले उस पर बहुत प्रेशर था। ठप, उसका शरीर उड़ गया। तुम उसे बचाना चाहते हो? यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम में ऐसा करने की कैपेसिटी है या नहीं, वन आइड बॉयल ने जूलिया के बगल में खड़े होकर कहा। इस पॉइंट पर स्पेशल टास्क फोर्स टीम बी की 2 यूनिट्स के सभी 16 लोग डिफीट हो चुके थे। एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी और 15 सीरियसली इंजर्ड थे। वन आइड बॉयल टेरिफाइंग था। तुम जूलिया हो, है ना? टेंशन मत लो। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो तुम्हें एक लाश के रूप में छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे पिता के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखना चाहता हूं जब वह तुम्हें देखेंगे। मैं उस वक्त जो दर्द उन्होंने मुझे दिया था उसे 100 गुना वापस कर दूंगा। तुम सोमरलैंड नहीं छोड़ पाओगे। मेरे पिता और दादाजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जूलिया ने आंखें बंद करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह यह प्रिडिक्ट कर सकती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। चूंकि मैंने यहां आने की हिम्मत की है, इसका मतलब है कि मेरे पास पहले से ही एस्केप करने का प्लान है। वे मुझे तब भी नहीं रोक पाए थे और अब भी नहीं रोकेंगे, वन आइड बॉयल ने एरोगेंस से कहा। सच में? क्या तुम्हें लगता है कि सोमरलैंड में कोई और नहीं बचा है, या तुम्हें लगता है कि टीम ए में कोई नहीं है? वन आइड बॉयल के कानों में एक आवाज पड़ी। वह कौन है? जैसे ही वन आइड बॉयल ने बोलना खत्म किया, उसका शरीर अचानक एक जबरदस्त फोर्स से हवा में उछल गया। धप! वन आइड बॉयल का शरीर दीवार से टकरा गया। जब उसका शरीर दीवार से टकराया तो उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली। जब वह दीवार से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर था तो एक पतला और पीला हाथ उसके माथे पर दबा और फिर उसे वापस दीवार से टकरा दिया, इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता। धप! पूरे फ्लोर पर एक तेज आवाज गूंज उठी। कंक्रीट की दीवार में 10 सेंटीमीटर गहरा छेद हो गया था, जबकि वन आइड बॉयल का सिर दीवार में धंसा हुआ था।
वन आइड बॉयल की आंखें उभरी हुई थीं और वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को ऐसे देख रहा था जैसे वह उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहता हो। ध्रुव का हाथ वन आइड बॉयल के माथे पर धीरे से नीचे सरका और वन आइड बॉयल की आंखें बंद हो गईं। अभी अभी हुए प्रहार से वन आइड बॉयल की खोपड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी और अब उसका ब्रेन सिर्फ एक पोखर बन गया था। वह पूरी तरह से मर चुका था। मरने से पहले वन आइड बॉयल के दिमाग में बस यही ख्याल आया था, कैपिटल सिटी के पास अब भी स्वामी कैसे होंगे। वह कई सालों से इस मौके की वेट कर रहा था। उसने कैपिटल सिटी के सभी मास्टर्स को फाल्कोनिया से जुड़े मिशन के लिए शिफ्ट करवा दिया था। यही वजह थी कि उसने बदला लेने के लिए कैपिटल सिटी में घुसने की हिम्मत की थी, वरना अगर उसे सारी दुनिया की हिम्मत भी दे दी जाती तो भी वह यहां ऐसा करने की कोशिश नहीं करता। अगर वह ऐसा करता तो क्या वह अपनी मौत को इनवाइट नहीं कर रहा होता? उसने सोचा कि उसने सही टाइम चुना है, लेकिन उसे यह एक्सपेक्ट नहीं था कि वह मारा जाएगा। ध्रुव जब वन आइड बॉयल को देखने लगा तो वह शॉक्ड रह गया। मैंने बात को बहुत आगे ले लिया। कप्तान ने कहा था कि मुझे उसे जिंदा पकड़ना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। फ्लोर पर पड़े टीम बी के 10 से ज्यादा मेंबर्स ध्रुव को एडमायरिंग नजरों से देख रहे थे। वह मास्क, यह सही था, यह वही मास्क था। यह टीम ए का वह ग्रेट मेंबर था जो सुपरनैचुरल मिस्ट्री के साथ आता जाता रहता था। वह बहुत पावरफुल था। टीम बी की 2 यूनिट्स का सफाया करने वाला पावरफुल दुश्मन टीम ए के एक मेंबर के अटैक को भी रोक नहीं सका। टीम बी और टीम ए के बीच यही फर्क था, वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। टीम बी के मेंबर्स का सबसे बड़ा ड्रीम टीम बी से टीम ए में प्रमोशन पाना था। हालांकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाए और उनके सामने खड़ा टीम ए का मेंबर बहुत यंग दिख रहा था। क्या पागलपन है। रास्ते में ध्रुव ने टास्क के लिए टीम ए के मेंबर्स का स्पेशल मास्क पहना था, लेकिन यह मास्क उसके चेहरे के आधे हिस्से को ही कवर कर पाया था। जहां तक इसकी कैपेसिटी की बात है, ध्रुव को लगा कि यह बस शो ऑफ के लिए है ताकि टीम एक क्राउड में अलग दिख सके। जूलिया ने अपने से कुछ मीटर दूर खड़ी उस आकृति को देखा और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। ध्रुव ने पलटकर टीम बी के दर्जन भर से ज्यादा मेंबर्स को जमीन पर पड़े और खंभे से बंधी औरत को देखा। फिर उसने कहा, कैप्टन, मिशन पूरा हो गया है, टारगेट मर चुका है और बंधक सेफ है, लेकिन टीम बी के सारे लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं। बहुत बढ़िया, रेस्क्यू टीम जल्दी ही वहां पहुंच जाएगी, प्लीज रुको, लीमन ने ध्रुव के कान में कहा। रोजर, ध्रुव ने जूलिया को यह बात बताई। फिर वह उसके पास आया और अपने हाथों से उसकी रस्सियां फाड़ दी। इसके बाद उसने अपना कोट उतारकर जूलिया को पहनाया ताकि वह कंफर्टेबल महसूस कर सके। जूलिया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थी। थैंक यू, जूलिया ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। वेलकम, यह मेरा फर्ज है। जल्दी ही रेस्क्यू टीम वहां आ गई। वे पहले से पास में ही थे, इसलिए जैसे ही खबर मिली वे पहुंच गए। उन्होंने इंजर्ड मेंबर्स को ले जाना शुरू कर दिया और साथ ही वन आइड बॉयल को भी दीवार से हटाकर ले गए। जूलिया भी रेस्क्यू टीम के साथ चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने ध्रुव को ध्यान से देखा। चेज फैमिली ने तुरंत एक्शन लिया। परिवार के भावी मुखिया हैंक ने कॉल किया और बटलर एल्मर ने तुरंत अरेंजमेंट्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने चेज फैमिली के नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फोन किए। इसी बीच नताशा और ध्रुव अभी वहां से निकले ही थे कि मिंडी को एक कॉल आया। कॉल में बताया गया कि कंपनी से आयातित कॉस्मेटिक्स के एक बैच में प्रॉब्लम है और उसे ब्लॉक कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में फेल हो गया है, इसलिए उसे अब तुरंत वहां जाकर इसे चेक करना होगा। मिंडी थोड़ी शॉक्ड थी। जो कॉस्मेटिक्स आयात किए गए थे वे फाल्कोनिया की एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के थे। उस ब्रांड के साथ मिंडी हमेशा से काम करती आई थी और कंपनी ने यह गारंटी दी थी कि उनके प्रोडक्ट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अचानक अब यह प्रॉब्लम कैसे आ गई? साथ ही शिपमेंट को ब्लॉक कर दिया गया था। यह कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले कि मिंडी अपना सामान पैक करती, हंसराज को भी उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आया। ऑफिसर ने उसे कुछ दिन घर पर रेस्ट करने और फिलहाल ऑफिस न आने के लिए कहा। हंसराज ने पूछा, क्यों? लेकिन ऑफिसर ने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि थोड़ा रेस्ट करो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सोशल एक्सपीरियंस के आधार पर यह मामला इतना सिंपल नहीं लग रहा था। वे दोनों सोच रहे थे कि एक साथ ये प्रॉब्लम्स कैसे आ गईं।
मिंडी का बैकग्राउंड सौंदर्य प्रसाधन के बिजनेस का था। अगर उसने किसी को ठेस पहुंचाई भी होगी तो शायद किसी कंपीटिटर को। लेकिन उन्होंने कैपिटल सिटी के सभी टॉप कॉस्मेटिक ब्रांड्स से संपर्क किया। वहां से पता चला कि इनमें से किसी के पास भी उनके प्रोडक्ट्स को ब्लॉक करने का पावर नहीं है। हंसराज भी अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाने की सोच रहा था ताकि वह क्लियर कर सके कि आखिर माजरा क्या है। हंसराज ने सोचा, अगर मेरे सीनियर को कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे सीधा बोल देता, लेकिन फोन पर उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए जब तक वे समस्या की जड़ को नहीं समझ लेते तब तक सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होगा। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। नताशा जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसके घर के नौकर भी घर पर नहीं रहते थे। वे सुबह आते और शाम को चले जाते। नताशा ने हंसराज को फोन किया और पता चला कि वे किसी काम से बाहर गए हैं। वह घर पर बोर हो रही थी, इसलिए बिस्तर पर लेटकर उसने ध्रुव को मैसेज भेजना शुरू किया। हाल ही में वह ध्रुव के साथ बहुत कम समय में बहुत करीब आ गई थी। इससे उसे लाइफ के प्रति ज्यादा पॉजिटिव फील होने लगा। उस समय उसे लगा था कि वह ध्रुव से कभी नहीं मिल पाएगी। अगर वह उसे देखना चाहती तो बस अपने सपनों में ही देख सकती थी। हालांकि ध्रुव आज सिर्फ उसके घर गेस्ट बनकर नहीं आया था, बल्कि उसने उसके पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी बातचीत भी की। उस समय तो वह ऐसे खूबसूरत सीन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आज यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। उस पल उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे लकी लड़की है। उसने जो भी मेहनत की थी वह सब वर्थ इट लग रही थी। उसकी विश बहुत सिंपल थी। वह नहीं चाहती थी कि ध्रुव कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बने। जब तक वह ध्रुव के साथ रह सकती थी वह उसे कभी नहीं छोड़ती, चाहे वे गरीब हों, अमीर हों, बीमार हों या स्वस्थ। यह वह प्रॉमिस था जो उसने ध्रुव द्वारा बचाए जाने के बाद अनगिनत अकेली रातों के दौरान किया था। हालांकि जब ध्रुव को काव्या मिल गई तो उसने अपना मन बदल लिया। अब यह काफी था कि ध्रुव हर दिन खुश और हेल्दी रहे। उसने ध्रुव को कुछ मैसेज भेजे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह इंतजार करते करते थोड़ी परेशान हो गई और उसे कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा करना सही नहीं होगा। आखिर अभी तो वे दोनों कुछ समय पहले ही अलग हुए थे, इसीलिए उसने खुद को रोका। वह थोड़ा शर्मिंदा भी फील कर रही थी। आखिरकार वह एक लड़की थी और उसे कुछ मामलों में रिजर्व्ड रहना पड़ता। मुझे खुद को रोकना होगा। जब भविष्य में मेरी शादी ध्रुव से होगी तो मुझे उससे अलग नहीं रहना पड़ेगा। मैं उसे रात में भी पकड़कर सुला सकती हूं। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूं? कितना शर्मनाक। नहीं, मुझे सोने जाना चाहिए। सोचना बंद करो। शुभ रात्रि ध्रुव, नताशा ने मन ही मन सोचा। मिशन पूरा होने के बाद ध्रुव अकेले ही स्टारी नाइट होटल लौट आया। इस बार का मिशन बहुत सिंपल था। यह सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो ड्रैगन रैंक या मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह रिलैक्स कर सकता था। क्या होगा अगर अगली बार कोई और ज्यादा ताकतवर इंसान सामने आए? क्या वह तब भी उन्हें एक ही वार में हरा पाएगा? ध्रुव टीवी सीरीज के हीरो जैसा नहीं बनना चाहता था, जो दुश्मन के साथ कई राउंड तक लड़ता है, हर बार अपनी जान खतरे में डालता है और आखिर में अपनी किस्मत से जीतता है। यह बहुत ज्यादा रिस्की था। उसे एक कंप्लीट विक्ट्री चाहिए थी, ऐसी जीत जो दुश्मन को पलटवार का कोई चांस न दे। वह चाहता था कि दुश्मन के पास रेसिस्ट करने का कोई मौका न हो। उसका गोल यही था कि वह दुश्मनों की लाइफ और डेथ पर पूरा कंट्रोल रखे। इसके लिए उसे खुद को लगातार पुश करना होगा और इंप्रूव करना होगा। लीमन और लुकास कमाल के थे, लेकिन ध्रुव को लगता था कि वे बेस्ट नहीं थे। दुनिया में उनसे भी बेहतर लोग होंगे, लेकिन अभी ध्रुव को उन लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला था। दिन के अंत में वह खुद को काफी स्ट्रांग नहीं मानता था। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए टैलेंट, हार्ड वर्क और सही मौके की जरूरत होगी। हालांकि यह ध्रुव पर अप्लाई नहीं होता था। उसे बस अपने फायदे के लिए बेफिक्र होकर पैसे खर्च करने की जरूरत थी। जब वह दुनिया में नंबर 1 बनेगा तब तक आधी दुनिया उसकी होगी। उसने अपने पॉइंट्स चेक किए और पाया कि उसके पास 132 पॉइंट्स हैं। यह प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, क्योंकि अब हर दिन सिर्फ एक पॉइंट होता था। दर्जनों पॉइंट्स ही बढ़ रहे थे।
उसने अपने बॉडी को लेवल 5 तक अपग्रेड करने के लिए 100 पॉइंट्स खर्च किए। अब उसके पास 32 पॉइंट्स बचे थे। इस समय तानिया अभी भी फाउंडेशन सेट करने में बिजी थी। जब उसका काम पूरा होगा और फाउंडेशन सही दिशा में चलेगा तो बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। उसे बस कुछ दिन और इंतजार करना था। जब वह समय आएगा तो वह अपने बॉडी को लेवल 9 तक अपग्रेड कर सकेगा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि असाधारण लेवल 9 पर पहुंचने पर क्या कोई और सीमा होगी। चाहे कुछ भी हो, जब उसका शरीर असाधारण लेवल 9 पर पहुंच जाएगा तो उसे लीमन और उसके ग्रुप से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। अगर वह अपनी मानसिक शक्ति को भी असाधारण लेवल 9 तक ले जाए तो लीमन और बाकी लोग अब उसके प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे। तब तक उसे एक स्थायी स्थान पाने वाला माना जाएगा। असल में ध्रुव को लग रहा था कि खर्च धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसे पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो रोजाना कुछ अरब डॉलर खर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने अपनी शुरुआत के 2 महीने से भी कम समय में 300 से 400 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे। ईस्ट लीग इंटरनेशनल के अलावा किसी और कंपनी ने इस तरह से पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं की। घर से निकलने के बाद हंसराज अपने वर्कप्लेस के फैमिली रेसिडेंस पर गया। फिर वह अपने सीनियर ऑफिसर वॉरेन डिकमैन के घर पहुंचा और 2 बार डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में लगभग 50 साल के एक मिडिल एज्ड शख्स ने दरवाजा खोला। सर, हंसराज ने कहा। ओह हंसराज जी, अंदर आइए, वॉरेन ने कहा। हंसराज अंदर गया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया। वॉरेन ने एक गिलास पानी निकाला और उसे दिया। थैंक यू सर, हंसराज ने गिलास लेते हुए कहा। वॉरेन सोफे पर बैठ गया और बोला, हंसराज जी, मुझे पता है तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। सर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि चल क्या रहा है। मेरी वाइफ की कंपनी को भी टारगेट किया गया है, तो यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, हंसराज ने कहा। वॉरेन ने पूछा, जो लोग इसके पीछे हैं वे काफी पावरफुल हैं, आखिर तुमने उन्हें उकसाया कैसे? हंसराज ने थोड़ा सोचा और कहा, सर, आप मुझे जानते हैं, भले ही वर्कप्लेस पर किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो, मैं किसी को इतना नाराज नहीं करता। और मेरी वाइफ भी बस स्मॉल बिजनेस चला रही है, वह इतनी पावरफुल नहीं है कि किसी को इस हद तक नाराज करे। यह अजीब है, दूसरी पार्टी इस बार तुम्हारे फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हारे बीच कोई सीरियस दुश्मनी नहीं है तो वे ऐसा नहीं करेंगे, वॉरेन ने कहा। सर, दूसरी पार्टी कौन है? कैपिटल सिटी का चेज फैमिली, जोसेफ चेज, हंसराज ने हैरानी से पूछा। हाँ, यही सही है। ये कैसे पॉसिबल है? हमारा चेज फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, हम उन्हें नाराज कैसे कर सकते हैं? हंसराज ने पूछा। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह सच है कि चेज फैमिली ही इसमें शामिल है। चेज फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं जो इतनी बड़ी ताकतों को एक्टिवेट कर सकते हैं। उनमें से एक जोसेफ है और दूसरा उसका सबसे बड़ा पोता हैंक है, जो फैमिली का अगला लीडर भी है। हो सकता है तुमने हैंक को नाराज किया हो, जोसेफ को नहीं। हैंक? हाँ, तुम वहीं से शुरू करके देखो कि इश्यू क्या है। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी करो और कोई सॉल्यूशन ढूंढो। हम एक क्रूशियल स्टेज में हैं और मैं तुम्हें अपनी जगह लेने के लिए सबसे उपयुक्त मानता हूं। थैंक यू सर, मैं इस इश्यू को अच्छे से हैंडल करूंगा। इस बीच मैं अब चलता हूं। जाओ। हंसराज वॉरेन के घर से निकला, कार में बैठा और कुछ सोचने के बाद अपने पुराने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके उनसे सवाल पूछने का डिसीजन लिया। ये सब चेज फैमिली ने शुरू किया था। वे बहुत ताकतवर लोग थे, उनके जैसे छोटे लोग उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। किसी भी हालत में पहले उसे यह समझना होगा कि चल क्या रहा है ताकि सही सल्यूशन मिल सके। कॉल कनेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग की आवाज आई। हंसराजी, तुम्हें इस बूढ़े से मिलने काफी समय हो गया। सॉरी सर, मैं हाल ही में बहुत बिजी था। जैसे ही मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होंगी मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, हंसराज ने रेस्पेक्टफुली कहा। मुझे पता है कि आप हाल ही में उस पद के लिए कंपीट कर रहे हैं और टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको मेरे जैसे बूढ़े की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आज आपको कॉल कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे पता है। क्या यह चेज फैमिली के बारे में है? हाँ।
मुझे भी ये जानने की दिलचस्पी है कि आपने चेज फैमिली को कैसे उकसाया। सर, मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, क्या आप मेरे कैरेक्टर को नहीं जानते? मैं चेज फैमिली को कैसे नाराज कर सकता हूं? फिर भी ये सच है कि चेज फैमिली ने ही ये सब किया है और वे बहुत स्ट्रांग होकर सामने आ रहे हैं। हर पहलू का ध्यान रखा गया है और तुम्हारे लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। सर, क्या चेज फैमिली ने कुछ कहा है? हंसराज ने पूछा। अभी नहीं, उन्होंने आज ही एक्शन लिया है। मैं कल इसके बारे में पूछने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। तुम मेरे प्रति इतने विनम्र क्यों हो? ठीक है, तुम दूसरे फैक्टर्स के बारे में भी पूछताछ कर सकते हो। इस बार दूसरी पार्टी बहुत अग्रेसिव है, इसलिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। मैं समझ गया सर। जब हंसराज ने कॉल खत्म की तो वह बहुत कंफ्यूज था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि चेज फैमिली क्या प्लान कर रही थी। वह अभी भी कंफ्यूजन में था, लेकिन उसके पुराने और मौजूदा सीनियर्स के अनुसार शायद वे धोखे का शिकार हो चुके थे। चेज जैसे बड़े और ताकतवर परिवार के सामने उनके पास कोई जवाबी हमला करने का मौका नहीं था। असल में चेज ने उन्हें यह तक नहीं बताया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हैंक, वह जोसेफ का सबसे बड़ा पोता था। वह अभी भी यंग होना चाहिए। हंसराज को लगा कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बेटी नताशा ने हैंक को किसी तरह नाराज कर दिया होगा। इसलिए उसने घर जाकर नताशा से इस बारे में पूछने का फैसला किया। हंसराज तुरंत ट्रेन से घर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ मिंडी उदासी से भरे चेहरे के साथ सोफे पर बैठी है। क्या हुआ? हंसराज ने मिंडी के पास बैठते हुए पूछा। उन्होंने प्रोडक्ट्स को शेल्फ से हटा दिया है और दावा कर रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे टेस्ट में फेल हो गए। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें तुरंत नष्ट करना होगा और दोबारा टेस्टिंग की भी परमिशन नहीं देंगे। मैंने यहां तक पूछा कि दूसरे सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन किसी और का सामान शेल्फ से नहीं हटाया गया। वे कानून की परवाह किए बिना सिर्फ हमें ही टारगेट कर रहे हैं। मिंडी ने गुस्से में कहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये बस थोड़ा पैसा है, कोई बात नहीं। हंसराज ने उसे सांत्वना दी। ये पैसे की बात नहीं है। ओह, क्या तुम पता लगाने में कामयाब रहे कि हो क्या रहा है? कुछ हद तक, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। मुझे बताओ, कोई हमें टारगेट कर रहा है और वे बहुत पावरफुल हैं। हम इन लोगों को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। कौन है वो और हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? हमने ऐसा क्या किया जिससे वो नाराज हो गए? ये कैपिटल सिटी का चेज फैमिली है। हमने क्या किया होगा मुझे कुछ पता नहीं। सर ने कहा कि वे कल पूछने में मेरी मदद करेंगे। चेज फैमिली? ये असंभव है, हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। मिंडी ने चौंक कर कहा। चेज फैमिली का कमर्शियल और लीगल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। यंग फैमिली चेज के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कमजोर थी। इस बार सच में उनके साथ धोखा हुआ। मुझे इसका जवाब देने के लिए अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए पहले रिलैक्स करो, हम कल और जानकारी निकालेंगे, हंसराज ने कहा। पहले आप सो जाइए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं सो पाऊंगी, मिंडी ने चिंतित होकर कहा। यहां पूरी रात बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, सो जाओ, तभी हमारे पास हर चीज से निपटने की एनर्जी होगी। हंसराज, तुम्हें क्या लगता है कि चेज फैमिली हमें क्यों टारगेट कर रही है? हम उन्हें जानते तक नहीं, कोई शेयर्ड कनेक्शन तो दूर की बात है। वे हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हंसराज ने मिंडी को अपना डाउट बताने से पहले थोड़ी देर सोचा। चेज फैमिली के हेड जोसेफ का एक पोता है जिसका नाम हैंक है। सबसे बड़ा पोता होने के बावजूद वह नताशा की उम्र का है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं उसने गलती से उसे नाराज तो नहीं कर दिया। तो फिर हमें अभी जाकर नताशा से पूछना चाहिए, शायद वह इस हैंक चेज या किसी और को जानती हो, मिंडी ने तुरंत कहा और सोफे से उठने लगी। लेकिन हंसराज ने उसे वापस पकड़ लिया। हम उससे कल पूछ सकते हैं, नताशा पहले ही सो चुकी है, इसलिए अभी उसे मत उठाओ। और वैसे भी ये सिर्फ मेरा शक है, मैं गलत भी हो सकता हूं। मिंडी ने थोड़ी देर सोचा और फिर वापस बैठ गई। ठीक है, तो फिर हम उससे कल पूछेंगे। दोनों सोफे पर टिककर बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। प्रिय, अगर हम सब कुछ खो देंगे तो हम क्या करेंगे? मिंडी ने हंसराज के कंधे पर सिर टिकाते हुए पूछा। तो क्या हुआ? अगर ऐसा हुआ तो हम कोई शांत सी जगह ढूंढेंगे और वहां एक सिंपल सा घर बनाकर सिंपल लाइफ जिएंगे, या फिर हम ध्रुव के पास शू सिटी वापस जा सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि चेज फैमिली हमें ऐसे ही छोड़ देगी? चिंता मत करो, जब तक हम कुछ नहीं मांगेंगे
वे हमारे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हंसराज ने जवाब दिया। कैपिटल सिटी में इतने लंबे समय तक रहने के बाद हंसराज को ऐसा कहने का आत्मविश्वास था। चेज फैमिली पावरफुल हो सकती है, लेकिन वे कानून से ऊपर नहीं थे। कैपिटल सिटी में चेज फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल लोग थे। अगला दिन वीकेंड था। नताशा ने सोचा था कि वह देर तक सोएगी, लेकिन मिंडी ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। मां, क्या हुआ? क्या आप मुझे वीकेंड पर थोड़ा और सोने नहीं देंगी? नताशा ने थके हुए स्वर में पूछा। उठो नताशा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मिंडी ने तुरंत कहा। क्या है मां? क्या यह बात तब तक वेट नहीं कर सकती जब तक मैं थोड़ी और नींद पूरी कर लूं? नहीं, अभी उठो। कुछ देर बाद मिंडी ने नताशा का कंबल खींच लिया। वह पूरी रात नताशा से सवाल पूछने का इंतजार कर रही थी। अगर हंसराज ने मना न किया होता तो वह रात को ही नताशा से पूछताछ कर लेती। नीचे आओ, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मिंडी ने कहकर कमरे से बाहर निकल गई। कंबल खींचे जाने के बाद नताशा के पास नींद में ही बिस्तर छोड़ने और उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे फ्रेश होकर वह नीचे गई और देखा कि उसके पेरेंट्स सोफे पर बैठे हैं। पिछली रात दोनों में से कोई भी ठीक से सोया नहीं था। सुबह होने पर ही उन्होंने थोड़ी झपकी ली थी। दोनों ही परेशान लग रहे थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ हो। माँ, पापा, क्या हुआ? आपने आज मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? नताशा सोफे पर बैठ गई और पूछा। नताशा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम हैंक चेज नाम के किसी इंसान को जानती हो? हंसराज ने पूछा। हैंक चेज? उसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं उसे नहीं जानती, नताशा ने कुछ सोचकर जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, पक्का। लेकिन ग्रीनवुड में हैनली चेज नाम का एक स्टूडेंट है। उनके सरनेम सेम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे रिलेटेड हैं या नहीं, नताशा ने जवाब दिया। हैनली चेज, हैंक चेज। हंसराज और मिंडी ने जब ये नाम सुना तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगा कि ये दोनों रिलेटेड हो सकते हैं। क्या तुम हमें इस हैनली चेज के बारे में और बता सकती हो? वह सिर्फ एक लड़का है जो पिछले कुछ सालों से मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने कभी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं की। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती और मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, नताशा ने जवाब दिया। काफी सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा है। स्कूल में उसका परफॉर्मेंस कैसा है? क्या तुम उसके परिवार के बारे में कुछ जानती हो? वह कोई खराब स्टूडेंट नहीं है। मैंने सुना है कि ग्रीनवुड के बाकी स्टूडेंट्स उसे फैंटास्टिक फोर में से एक कहते हैं या कुछ ऐसा ही। तो शायद उसका परिवार काफी पावरफुल होगा। क्यों पापा, उसके बारे में अचानक क्यों पूछ रहे हो? हंसराज और मिंडी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ नहीं, इसकी चिंता मत करो, वापस जाकर आराम करो। तुम्हारी माँ और मुझे कुछ बात करनी है, हंसराज ने कहा। ठीक है, तो मैं ऊपर जा रही हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करना, मुझे सोने दो। हाँ, जाओ। नताशा वापस ऊपर चली गई। हंसराज, मुझे लगता है कि हैनली इसमें शामिल हो सकता है, मिंडी ने कहा। शायद, या फिर यह भी हो सकता है कि हैनली बस एक नकली नाम है जो हैंक यूज कर रहा है, या दोनों भाई हो सकते हैं। हैनली कई सालों से नताशा का पीछा कर रहा है और अब तक कुछ नहीं हुआ। अगर वह अब हमें टारगेट कर रहा है तो शायद उसने कल नताशा को ध्रुव के साथ देखा होगा। प्यार बहुत जल्दी नफरत में बदल सकता है और शायद वह नताशा और ध्रुव से बदला लेना चाहता हो, हंसराज ने अंदाजा लगाया। इतने सालों तक लॉ और गवर्नमेंट में काम करने के बाद अगर हंसराज इतना बेसिक एनालिसिस भी नहीं कर पाता तो वह अपनी नौकरी में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। हाँ, ऐसा ही होगा। तो फिर यह सब ध्रुव की गलती है? ऐसा मत कहो, इसका ध्रुव से कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ है तो वह हमारी बेटी की गलती है कि वह इतनी बेहतरीन है, हंसराज ने हल्का सा हंसते हुए कहा। कारण पता होने के बावजूद हंसराज के पास अभी भी इस ईर्ष्या और गुस्से का कोई हल नहीं था। जब तक उसने फैसला नहीं किया कि वह नताशा और ध्रुव को अलग कर देगा और नताशा को हैनली के साथ रहने की व्यवस्था करेगा, तब तक कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं था। हंसराज ने लंबी सांस ली। लग रहा था कि उसे गांव में जाकर एक सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी। उसने मिंडी की तरफ देखा। मिंडी के चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन और स्ट्रगल दिख रहा था। जाहिर था कि मिंडी को भी प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई थी।
यह सिर्फ एक चॉइस थी, अपनी बेटी की खुशी का त्याग करें या फिर अपने पास जो भी लग्जरी है उसे छोड़ दें। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। अब हम क्या करें हंसराज? मिंडी ने पूछा। और क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी बेटी की खुशी को सब कुछ के लिए कुर्बान कर दें या फिर सब कुछ छोड़कर ध्रुव और नताशा के साथ साउथ रिवर प्रांत के शू सिटी में शिफ्ट हो जाएं। यह डिसाइड करना है कि हम चेज फैमिली के ससुराल वाले बनकर मुनाफा कमाएं, जो तुम्हारे लिए बेहतर बिजनेस और मेरे लिए प्रमोशन लाएगा, या फिर गांव में सिंपल लाइफ जिएं। मिंडी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। अगर वह अपनी बेटी से कहती कि वह ध्रुव को छोड़कर हैनली के साथ रहे तो उसे पता था कि नताशा शायद मान जाएगी, लेकिन वह मिंडी को कभी माफ नहीं करेगी। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी और वह ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से हासिल की हुई जिंदगी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। वह नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। तो फिर क्यों ना नताशा से पूछें कि वह क्या सोचती है? हंसराज ने सुझाव दिया। कैसे? अगर नताशा को इसके बारे में पता चल गया तो वह फैमिली को बचाने के लिए ध्रुव को छोड़ देगी और चेज लड़के के पास चली जाएगी, मिंडी ने समझाया। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम ऐसा ही सोचती हो, और मुझे लगा था कि तुम उसकी खुशी इग्नोर करके उसे ध्रुव को छोड़ने के लिए फोर्स करोगी। हंसराज, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ, मुझे शोहरत और दौलत पसंद है, लेकिन मैं अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता हूं, मिंडी ने हंसराज पर चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, मुझे माफ करें, मैं बस आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। हंसराज ने तुरंत माफी मांगी। मानो मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है, जाओ, नताशा को बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा कि वह क्या सोचती है। कुछ मत कहना। मिंडी नताशा को बुलाने के लिए उठी। कुछ ही देर बाद वह नताशा को साथ लेकर नीचे आई। मां, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे फिर से मत जगाओ? अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और मैं अभी तक सो भी नहीं पाई हूं, नताशा ने शिकायत की। तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें बुलाया था, जाओ उनसे शिकायत करो। पिताजी, क्या हो रहा है? क्या आप अपने सारे सवाल एक साथ नहीं पूछ सकते? नताशा बैठ गई और पूछा। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद मैं तुमसे कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। तो फिर पूछो। नताशा, मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक दिन हम तीनों और ध्रुव को काउंटी में जाना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसका मतलब है कि अब कोई विला और लग्जरी कारें नहीं होंगी। जरूर, यह देश बहुत अच्छा है, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है और मुझे यहाँ सभी तरह के पालतू जानवर रखने को मिलते हैं, नताशा ने जवाब दिया। तो क्या तुम्हें सच में कैपिटल सिटी जैसे बड़े शहरों की सुविधा या फायदे की परवाह नहीं है? पिताजी, जब तक पूरा परिवार साथ है मुझे कहीं भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। असल में मुझे ग्रामीण इलाकों के लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है। कैसे पुरुष बाहर खेती करते हैं जबकि महिलाएं घर पर ही बीज बोती हैं। ठीक है, फिर सो जाओ, जैसे कि अब मैं फिर से सो जाऊं। मां, पिताजी, क्या हुआ? आप अचानक मुझसे ये अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नताशा ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस यह देखना चाहता था कि क्या तुम प्यार के लिए तकलीफ सहने को तैयार हो। आखिरकार ध्रुव एक छोटे से काउंटी से आया है और तुम दोनों शादी के बाद उसी काउंटी में लौटोगे। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो रोते हुए वापस मत आना। मैं नहीं जाऊंगी, ध्रुव और मैं दोनों काम कर सकते हैं, भले ही हमें काउंटी वापस जाना पड़े, मैं वादा। मैं तो बस पूछ रहा था, मैं जानना चाहता था कि तुम्हें वह कितना पसंद आया। माँ, पापा, तो आप हमारे रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं? जैसे कि स्वीकार न करना एक विकल्प है। इस बारे में सोचो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हो। तुम पहले से ही उसके पक्ष में हो और तुम दोनों ने अभी तक शादी भी नहीं की है। हंसराज ने आह भरी। ऐसा मत कहो पापा, मैं हमेशा आपकी बेटी ही रहूंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। हाँ, मुझे पता है, मैं बस यही कह रहा हूं। ऊपर जाओ, तुम्हारी मां और मुझे बात करनी है। ओह, ठीक है। नताशा फिर ऊपर चली गई। हंसराज ने कहा, तो फिर हम इस पर विचार करते हैं। हम उनके लिए जितना संभव हो सके उतना छोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वे राहत महसूस कर सकें। उनसे जितना संभव हो वित्तीय दबाव लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, मिंडी जितनी भी अनिच्छुक थी, उसके पास हंसराज के कहे अनुसार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। शनिवार को ध्रुव को अंततः वह मैसेज दिख गया जो नताशा ने उसे पिछली रात भेजा था। कुछ विचार विमर्श के बाद ध्रुव ने नताशा को डेट पर चलने के लिए उत्तर भेजा।
क्योंकि वह इन दिनों काफी खाली था। स्वाभाविक रूप से जब नताशा ने मैसेज देखा तो वह बहुत खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी। उस सुबह नताशा से ये प्रश्न पूछने के बाद हंसराज और मिंडी दोनों जल्दी से घर से चले गए। इसके साथ ही युवा दंपति ने कैपिटल सिटी के सबसे बड़े वन पार्क में मिलने पर सहमति व्यक्त की। फिर नताशा ध्रुव को खेलने के लिए ले आई। सूरज तप रहा था, लेकिन इससे नताशा की स्थिर चाल में कोई बाधा नहीं आई और वह ध्रुव के साथ पार्क में बार बार घूम रही थी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह ऐसी जगह चुने जहां अन्य लोग न हों, क्योंकि उसे ध्रुव के साथ अकेले समय बिताना अच्छा लगता था। हालांकि ऐसा लग सकता है कि नताशा ध्रुव को अपने साथ ला रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि ध्रुव नताशा के साथ समय बिता रहा था और नताशा वही काम कर रही थी जो उसे पसंद था। बस इसी तरह उन दोनों ने पूरा दिन पार्क में बिताया। जब शाम को उन्हें अलग होना पड़ा तो नताशा अनिच्छुक थी और उसने पूछा कि क्या ध्रुव उसे अगले दिन फिर से बाहर ले जाएगा। हालांकि ध्रुव ने तुरंत कहा कि वह कल व्यस्त है और किसी अन्य दिन फिर मिलने की पेशकश की। ऐसा नहीं था कि वह डेट पर जाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह नताशा को थकाना नहीं चाहता था। वह खुद भी ठीक था, क्योंकि उसका शरीर अब एक आम आदमी से ज्यादा मजबूत था। वह हर रोज बाहर जा सकता था और उससे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती थी। हालांकि नताशा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि नताशा बहुत एनर्जेटिक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका शरीर हर दिन तेज धूप में बाहर जाने के लिए तैयार है या नहीं। वह नहीं चाहता था कि उसे लू लग जाए। अंत में ध्रुव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिवाय इसके कि उसने वादा किया कि जब मौसम ठीक हो जाएगा तो वह उसे फिर से बाहर ले जाएगा। इस बीच हंसराज और मिंडी ने पूरा दिन कंपनी से निपटने में बिताया। वे अपने शेयर्स जल्द से जल्द बेचने की कोशिश कर रहे थे और फिर नताशा और ध्रुव को कैपिटल सिटी से दूर ले जाना चाहते थे। अब जबकि उन्होंने चेज फैमिली को अपना दुश्मन बना लिया था, यंग्स के पास कैपिटल सिटी में पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। हालांकि चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड थीं। अपनी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होने के बावजूद मिंडी के पास कंपनी के केवल 46% शेयर्स थे। बाकी 54% शेयर अन्य निवेशकों के पास थे। रिटेल निवेशकों ने भी अपने शेयर का मालिकाना हस्तांतरण करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें सबसे कम प्राइस पर चेज फैमिली को बेच दिया था। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चेज फैमिली ब्यूटीलिश ग्रुप को टारगेट कर रहा था और अगर वे इसे अपने पास रखना जारी रखते तो उनके शेयर्स का वैल्यू कम हो जाता। इसके अलावा अपने शेयर्स रखने से वे चेज फैमिली के एनिमी भी बन जाते। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह था कि चेज फैमिली के पास करंटली मिंडी की तुलना में ज्यादा शेयर्स थे और अब वह ब्यूटीलिश ग्रुप में सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। मिंडी के पास अपने शेयर्स बेचने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि कोई भी उससे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शेयर्स रखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ब्यूटीलिश ग्रुप के कई प्रोडक्ट्स इस समय क्रिटिसिज्म के घेरे में थे। न केवल वे टेस्टिंग में फेल हुए, बल्कि बड़ी संख्या में प्रोडक्ट यूजर्स कॉम्पेंसेशन मांगने और ग्रुप पर केस करने के लिए भी आए थे। उनका दावा था कि ब्यूटीलिश ग्रुप के प्रोडक्ट्स की वजह से कई बीमारियां हुई हैं। यह सब चेज फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण हुआ। पल भर में मिंडी का ब्यूटीलिश ग्रुप, जिसे एस्टैब्लिश करने के लिए उसने अपने लाइफ के आधे से ज्यादा टाइम तक स्ट्रगल किया था, अब बैंकरप्सी का सामना कर रहा था। मिंडी और उसके हस्बैंड कुछ नहीं कर सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेज फैमिली इतनी जल्दी और क्रूल तरीके से मूव करेगा। न केवल वे अपने शेयर से $1 भी वापस नहीं पा सकते थे, बल्कि उनके सामने हैवी डेट में फंसने का रिस्क भी था। एक दिन में बिलियंस डॉलर की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और अंततः उसे हंड्रेड्स ब्रांचेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एम्प्लॉइज अपना सैलरी मांग रहे थे और प्रोडक्ट यूजर्स केस कर मुआवजा मांग रहे थे। ये कैपिटल सिटी के एक फर्स्ट क्लास फैमिली की स्कैरी ताकत थी। चेयरमैन्स ऑफिस, ब्यूटीलिश ग्रुप हेडक्वार्टर्स। शाम होने के बावजूद मिंडी और उसके हस्बैंड अभी तक नहीं निकले थे। पूरे दिन की हार्ड वर्क के बाद भी न केवल वे अपने शेयर्स बेचकर $1 भी नहीं कमा पाए, बल्कि अब वे हैवी डेट में भी डूब गए थे।
दोनों ही फ्यूचर को लेकर निराश थे। नताशा के फ्यूचर के फाइनेंशियल बर्डन को हल्का करने की उनकी इनिशियल इच्छा अब पॉसिबल नहीं थी। इतना ही नहीं, अब वे ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में थे। डिफरेंट क्लाइंट्स को दिए जाने वाले हर्जाने, प्रोडक्ट यूजर्स को दिए जाने वाले मुआवजे और एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले सैलरी सभी ब्यूटीलिश ग्रुप के करंट फंड से काफी ज्यादा थे। यहां तक कि बैंक्रप्सी फाइल करने या ऑफिस बिल्डिंग को बेचकर भी वे सभी का डेट क्लियर नहीं कर सकते थे। अंत में मिंडी के हाथों में 46% शेयर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए हंसराज? मिंडी ने पूछा। उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वह अभी भी बिलियंस डॉलर की कंपनी की चेयरपर्सन थी और अब वह भारी कर्ज में डूबी एक गरीब औरत बन गई थी। यह मिंडी जैसे किसी इंसान के लिए एक बड़ा शौक था, जो इस बात को बहुत महत्व देता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि उसके हस्बैंड के पास कोई अच्छी प्लान होगी। उसे पैसे न होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वह इतना बड़ा डेट नहीं उठाना चाहती थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि दूसरों से इतना पैसा उधार लेकर उसे कैसी लाइफ जीनी पड़ेगी। हंसराज को भी नहीं पता था कि वह अपनी वाइफ को क्या आंसर दे, क्योंकि उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चेज फैमिली का जुडिशियल और बिजनेस दोनों इंडस्ट्रीज में डीप इन्फ्लुएंस था। वे ऐसे लोग नहीं थे जिनके खिलाफ यंग्स लड़ सकते थे। एक पुराने सीनियर ऑफिसर ने आज भी उन्हें कॉल किया था और कहा था कि वे रेडी रहें, क्योंकि चेज फैमिली काफी अग्रेसिव लग रही है और इतनी इजीली पीछे नहीं हटेगी। पहले काल्म हो जाओ, चेज फैमिली हमारी तरफ आएगी, क्योंकि उन्होंने ब्यूटीलिश ग्रुप के 54% शेयर खरीदे हैं। अगर उनका टारगेट हमें खत्म करना होता तो उन्हें ये शेयर खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो बस वेट करो और देखो कि पहले वे क्या कहते हैं। हंसराज ने कंफर्ट दिया। जैसे ही वे दोनों ये सोचने में बिजी थे कि क्या करें, बाहर से ऑफिस का डोर धक्का देकर खोला गया। रूम में एंट्री करते ही एक 20 साल का लड़का, एल्मर, चेज फैमिली का बटलर और ब्यूटीलिश ग्रुप का जनरल मैनेजर अंदर आया। नमस्ते श्रीमान और श्रीमती यंग, मैं हैनली हूं। युवक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तुम हैनली हो? तुम ही इस सब के पीछे हो? हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मिंडी उठी और गुस्से में पूछा। सबसे पहले काल्म हो जाइए मिसेस यंग, मैं आज यहां अपना पर्पस क्लियर करने आया हूं। आगे क्या होगा ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा, हैनली ने कहा। तो फिर आगे बढ़ो, हंसराज ने गंभीरता से कहा। हैनली ने धीरे धीरे कहा, नताशा और मैं 3 साल पहले क्लासमेट्स बन गए थे। मुझे हमेशा से वह पसंद रही है और मैंने कभी भी उसका पीछा करना बंद करने के बारे में नहीं सोचा, तब भी नहीं जब उसने मुझे बार बार रिजेक्ट किया। मैंने कभी भी उसे फोर्स करने के लिए चेज फैमिली के नाम का यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे सच में विश्वास था कि वह मेरी ट्रू फीलिंग्स से इंप्रेस होगी। लेकिन मैं गलत था। कुछ समय पहले ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के फोरम पर नताशा और एक दूसरे लड़के की फोटोज फैलने लगी थीं। वह लड़का ध्रुव है, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से एक्सचेंज स्टूडेंट है। मुझे यकीन है कि आप उससे पहले भी मिल चुके होंगे। मिस्टर और मिसेस यंग, मैंने पहले तो कुछ भी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने कल नताशा को स्कूल जाते और ध्रुव को लेने जाते देखा, तो मेरे पास अफवाहों पर ट्रस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जिस लड़की से मैं पिछले 3 सालों से प्यार करता रहा हूं, वह अब किसी और की है। इसलिए मैंने चेज फैमिली के नाम का इस्तेमाल करके यह सब प्लान किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि मैं कहां से आ रहा हूं, श्रीमान और श्रीमती यंग। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, आप नताशा से कहें कि वह ध्रुव को छोड़कर मेरे साथ आए। मैं न केवल ब्यूटीलिश ग्रुप को रिवाइव कर सकता हूं, बल्कि मैं आपको मेरे पास मौजूद 54% शेयर भी फ्री में वापस दे सकता हूं। इससे ब्यूटीलिश ग्रुप का मार्केट शेयर बहुत जल्दी डबल हो जाएगा और मिस्टर यंग अपने करियर में और भी ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे। ऑप्शन 2, आप उन दोनों का सपोर्ट करना जारी रखें। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि न केवल आप अपना सब कुछ लूज कर देंगे, बल्कि आप बहुत ज्यादा डेट में भी डूब जाएंगे और आपका करियर खत्म हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप सही डिसीजन लेंगे, है ना मिस्टर और मिसेस यंग?
दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।